कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो, हमेशा की तरह। अच्छा, वैसे आज मादी पूर्णिमा है। पंडित जी ने आज तक व्रत रखने को कहा था ना आपको, तो इसका मतलब आज से व्रत खत्म और हमारा एक्चुअल हनीमून शुरू। अब मुझे पैकिंग करने दो ना, मुझे सुबह जल्दी निकलना है। ये क्या देवेन, एक दिन और नहीं रुक सकते? कल भी तो छुट्टी है ना। हमारी शादी को 2 महीने हो गए, सिर्फ 2 दिन के लिए आते हो और आते ही जाने की जल्दी। कहीं कोटा में मेरी दूसरी सौतन तो नहीं है? प्राइवेट फर्म की नौकरी है, आपका स्कूल नहीं है मैडम, जहाँ पे 12 महीने में 3 महीने की छुट्टी होती है। यहाँ तो एक गलती हुई और नौकरी से ही छुट्टी। तो आपका कहने का मतलब है कि टीचर्स को कोई काम ही नहीं होता है ना? अरे एक छुट्टी ले लेने से कोई नौकरी थोड़ी चली जाती है। ऐसे तो हमें साथ रहने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब सुनो, दिवाली की छुट्टियों में ना मैं तुम्हारे साथ कोटा चल रही हूँ बस। अरे नहीं नहीं, तुम पूरी फैमिली को दिवाली में यहाँ पे छोड़ के मेरे साथ कोटा कैसे आ सकती हो? और मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? मैं तो जैसे तैसे 4-5 लोगों के साथ एक ही फ्लैट में एडजस्ट कर रहा हूँ। अब अगली बार जब आऊंगा ना तो ज्यादा वक्त के लिए आऊंगा, ठीक है? तो फिर ऐसी जगह तलाशो जहाँ मैं और तुम एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिता सके, तभी तो होगा हमारा पेंडिंग वाला हनीमून। अब मैं 1 मिनट में आई। ये देखो, अरे इसे पढ़ने में हर्जी क्या है? ये प्राचीन शास्त्रों का ऐसा ज्ञान है जो दाम्पत्य जीवन जीने में आपकी सहायता करता है। वो उस दिन आप बहुत नर्वस हो गए थे ना, सोचा आपको गिफ्ट में दे दूं। हद हो गई जयंती, मतलब तुम्हें कोई कैरेक्टरलेस पति मिल जाता तो तुम खुश रहती है ना, जिसका शादी से पहले भले ही कितनी औरतों के साथ संबंधी क्यों ना हो। लेकिन मैं लूज कैरेक्टर नहीं हूं और मैं इस रिश्ते को सिर्फ शारीरिक संतुष्टि के आधार पर नहीं देखता। मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोच इतनी गंदी है। मतलब तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या ये किताब मुझे गिफ्ट करते हुए? अब मैंने सोचा था कि सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लो कि मैं बहुत सात्विक इंसान हूं। देखो जयंती, मैं कभी इन गंदे विचारों और संगत में नहीं रहा। शादी से पहले सिर्फ पढ़ाई और करियर पे फोकस था। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारा रिश्ता एक शारीरिक इच्छा पूर्ति बन के ना रह जाए। मां देख ली तो पता नहीं क्या सोचती। पर मेरी बात तो सुनिए। फिर कह रही हूँ दिवेन, ध्यान रख, अगर उसे तेरी उस कमजोरी के बारे में जरा भी भनक लग गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो तो पीछे पड़ गई है माँ, कह रही है कोटा में जाके मेरे साथ रहेगी। अरे माँ तू चिंता मत कर, मैंने अभी तक संभाल लिया है। अब वो आगे से कोटा जाने की बात नहीं करेगी। अब रात बहुत हो चुकी है, तो आराम कर। ठीक है बेटा, ठीक है, तू जा। सुरेन, ये शर्ट तो मैं राहुल के लिए लेकर आई हूँ। ये उसका बर्थडे गिफ्ट है। तुम एक काम करो, इसे उतार दो, मैं उसकी कलीग अपर्णा के हाथ उसे भिजवा दूंगी। अब तो मैंने ये पहन ली, कितनी अच्छी और फिट आ रही है मुझ पर, तो अब ये मेरी होगी। हाँ, ये क्या तरीका हुआ? इतनी मुश्किल से मिली थी, उसका फेवरेट ब्रांड है। राठौर परिवार के बारे में भी सोच लिया कर। एक शर्ट और ले आती तो क्या हो जाता। और हाँ, तेरे पर्स में से मैंने 5,000 रुपए निकाल लिए हैं, कोई जरूरी खर्च के लिए। ऐसे क्या घूर रही है, नहीं ले सकती क्या? दिवेन ने और पैसे भेजने से मना किया है।
तू तो जानती है सुरेन के नए काम के लिए उसने पैसे भेजे हैं, पर घर के खर्च के लिए भी तो लगता है ना। पर माँ, मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। वो पैसे मैंने किसी और खर्च के लिए रखे थे। और वैसे भी मेरे दहेज में जो 21 लाख रुपए मिले थे उसे किस गड्ढे में डाल दिया आपने? अरे वाह, बहुत मुंह खुलने लगा है तेरा। इसीलिए मैं पढ़ी लिखी बहू नहीं लाना चाहती थी। जब चाहो जबान लड़वा लो। और 50 लाख रुपए मिल रहे थे हमें दहेज में। तो वही रिश्ता कर लेना था ना, किसी ने रोका था क्या आपको? पता नहीं मेरे बेटे ने क्या देखा था तुझ में। जब तेरा बाप इतना दहेज ना दे पाने पे गिड़गिड़ाया था ना देवेन के सामने, तो बेचारे का दिल पिघल गया था। अब वही लड़की आरती उतार रही है मेरी। फुंकार ले जितना फुंकारना है। आने दे इस बार देवेन को। बताऊंगी उसे कि कैसे नागिन बहू लेकर आया है। हाँ? सुनिए ना, वो यहाँ बहुत गर्मी है ना, अब मैं बाहर जाके सोता हूँ। अरे आज एक और पूर्णिमा हो गई है। तो मैं क्या सोच रही थी कि आज हम डिनर करने बाहर चलें और होटल बुक करके हमारी सुहागरात भी हो जाएगी। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? आज हनुमान जयंती है, शाम को मंदिर जाना है। हर दिन तो भगवान का ही होता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारी सुहागरात नहीं होगी। दूर हटो तुम यहाँ से जयंती। अरे हर वक्त तुम्हें एक ही चीज क्यों सोचती है? हद है यार। अब क्या बात कर रही हो? शादी के 4 महीने हो गए और अभी तक तू वर्जिन है। झूठ। एक साथ एक ही बिस्तर पे आदमी और औरत का साथ घास और आग के यारी के जैसे होता है, और घास को तो जलना ही है। सच कहा अपर्णा, पर देवेन सिर्फ हर महीने 2 दिन के लिए आते हैं, और उसमें भी उनका वो व्रत वगैरह का चक्कर। पता नहीं, कभी कभी तो मुझे लगता है वो जैसे मुझे फ्रॉड कर रहे हैं। जयंती, तू देवेन से साफ साफ बात कर। देख, याद रखना, शारीरिक सुख के बिना शादी नहीं टिकती। कोशिश तो कर रही हूँ, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वही जो एक पति पत्नी को करना चाहिए। एक औरत हूं, इसलिए ऐसी पहल करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप तो कर सकते हैं ना। 2 महीने पहले ही व्रत खत्म हो गए थे और हमारी सुहागरात कब की मन गई होती। तुम्हें शर्म आती है? अरे बीबी के संस्कार ऐसे होते हैं? मेरे दोस्त रिश्तेदारों में किसी की बीबी ने इतनी गंदी हरकत नहीं की, और ऐसे ही झगड़ा बढ़ाते रहे ना तो एक बात याद रखो,
महीने के 1-2 दिन आना भी बंद कर दूंगा। सुनो, मैंने कहाँ झगड़ा किया है? अच्छा सॉरी। अरे मेरी बात तो सुनो, सुनिए ना, अब दरवाजा तो खोलिए। अच्छा ठीक है ना बाबा, सॉरी। अब सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? आप ऐसे गुस्सा मत मुझे करिए। तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। रोज एक ही चीज में पागल हो गया हूं मैं। आप ऐसे गुस्सा मत करिए। देखिए नहीं, आप नहीं, लोग नहीं। प्लीज। माँ, क्या हुआ? माँ, तू ठीक है ना? माँ, क्या हुआ? माँ, वहाँ बैठ। माँ क्या हुआ? ये मनहूस 2 दिन भी चैन से नहीं रहने दिया मेरे बेटे को घर में। आज ही तो आया था और आज ही जा भी रहा है। ये डायन सबका चैन छीन कर ही तुझे सुख मिलेगा, पर तुझे क्या? तू तो कल बैग उठाकर चल देगी स्कूल। आई बड़ी मैडम जी। पर माँ मैंने किया क्या है? चुप कर। मेरे तो भाग ही फूट गए। इस उम्र में भी रसोई और घर के काम में खटकती हूँ मैं, ये सोचकर कि तू मेरे बेटे का ख्याल रखेगी, लेकिन ये नक्षत्री मेरे बेटे को घर से भगाने पे ही लगी है। पर माँ मेरी बात तो सुनिए। चुप कर। अरे जयंती, आप भी बैठो थोड़ा। अब नहीं, आप लोग बातें करो, खाना बनाना है। कितना प्यारा बच्चा है, पता नहीं भगवान मुझे इतना प्यारा पोता कब देगा। अरे क्या माँ जी, आप भी अगले साल देगी ना आपकी बहू, थोड़ा सब्र रखिए। वो मेरे बेटे को हाथ लगाने दे, तब तो पोते का मुंह देखूं ना मैं। तुम्हें तो पता है कितना हट्टा कट्टा है मेरा दिवेन। जरूर इसी में कोई कमी होगी, इसीलिए तो इसके बाप ने इसकी शादी इतनी जल्दी करवाने की। मेरे दिवेन को तो इसकी मनहूस नजर खा गई। शारीरिक तौर पर कमी भले पुरुष में हो, लेकिन हमारा समाज कुछ भी जाने बिना सीधा औरत को ही दोषी ठहराता है। क्या इसकी अनेकों वजह में से एक वजह ये नहीं कि कुछ पुरुषों की सोच में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लगे मर्दाना कमजोरी के विज्ञापन गहरी कुंठा भर जाते हैं। नीम हकीमों का फैलाया ये जाल रोज न जाने कितने सैकड़ों युवाओं को गुमराह कर जाता है। खैर वजह जो भी हो, लेकिन समस्या जयंती जैसी लड़कियां और उनका परिवार भोगने पर मजबूर हो जाता है। दहेज के लालच और समाज में नपुंसक होने की बदनामी से बचने के लिए राठौड़ परिवार ने अपने बेटे देवेन की शारीरिक कमजोरी को छुपाकर ये रिश्ता तय कर ली। लेकिन इसमें जयंती का क्या दोष? शारीरिक सुख हर वैवाहिक जीवन का मूलभूत आधार होता है और पति पत्नी का समान अधिकार भी। लेकिन जयंती ना सिर्फ अपना वो अधिकार पाने में लगातार नाकाम हो रही थी, बल्कि राठौर परिवार उसके खिलाफ किसी षड्यंत्र में भी जुट गया था। तो क्या जयंती इन साजिशों का सामना कर पाएगी या हालातों के आगे घुटने टेक देगी? प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। देखिए ऐसा करते हैं, पहले 2 5 सीटर्स लेते हैं और इसके बाद 1 7 सीटर्स, ठीक है? चाय? भाभी। अब माँ ये आपके लिए। हाँ भैया, इतने से हम अपनी टैक्सी सर्विस शुरू कर सकते हैं। फिर सब मिलकर ना पुष्कर मेले में जाएंगे। हाँ माँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अब माँ मैंने सोच लिया है कि आपको पोता चाहिए, तो मैं देवेन के साथ कोटा जा रही हूँ। अपने पति के साथ थोड़ा रहूंगी, भले ही कैसे भी रहूं। शादी का मतलब ये नहीं कि पति के गले में ही लटकी रहो। कितने लोग हैं जो अलग अलग शहरों में रह के भी नौकरी करते हैं और अपनी शादी पे आंच भी नहीं आने देते, और फिर दिवेन आता जाता रहता है ना। पर माँ मेरे साथ कितना टाइम बिता पाते हैं ये? भैया, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। चैन से चाय भी नहीं पीने दी मेरे बेटे को। सब समझती हूँ मैं, कमी तुम में है और नुक्स मेरे बेटे में निकालती रहती है। बांझ कहीं की। अभी जाके उनके हाथ पैर तोड़ता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई दीदी के साथ ऐसा करने की?
राहुल पहले पूरी बात समझ तो लो। क्या जानना है पापा? राठौर फैमिली जब दहेज के लिए आदी थी तभी आपसे बोला था कि दीदी का रिश्ता वहां मत करिए, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। पापा, राहुल सही तो कह रहा है, आपको उन्हें दहेज नहीं देना चाहिए था। आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उन लालची लोगों पर उड़ा दी। दुनिया का हर बाप अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ देता है, और तुम वहां खुश रहोगी, हमने भी यही सोच कर दिया था। पापा, लेकिन ससुराल में मैं खुश भी तो नहीं हूँ। उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पति मुझसे प्यार करे ये भी तो नहीं है। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मैंने तो पहले ही बोला था कि वो लोग अच्छे लोग नहीं है। अब देख रहे हैं ना दीदी की क्या हालत कर दी है। रिपोर्ट्स नॉर्मल है। गर्भ धारण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मासिक चक्र में पति से शारीरिक संबंध कब बनाया जाए ये मैटर जरूरी करता है। जनरली आप महीने में कब साथ होते हैं? देवेन दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। शादी के बाद सिचुएशंस कुछ ऐसी रही कि हमारी सुहागरात भी नहीं हो पाई। पर डॉक्टर, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि शायद वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं। उन्हें कोई मानसिक समस्या हो सकती है या कोई हीन भावना हो सकती है। मुझे लगता है देवेन को भी टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, मैं बात करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। हेलो, हाँ जीजू, क्या बात है? वैसे हमें आपसे और आपके परिवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। देखो, मैं सबकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ। माँ उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, लेकिन जयंती के जाने का अफसोस हम सबको है। राहुल, जयंती को फोन दो, मुझे उससे भी माफी मांगनी है। दीदी, जीजू आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे मेरी अच्छी बहू, मेरी प्यारी बहू आ गई। जीती रहो बेटा, जीती रहो। भाभी आप आ गई? और राहुल कैसे हो? अच्छा हूँ। पता है जयंती बेटा, हम बिन माँ के बच्चे को क्यों ब्याह कर लाए थे? ताकि उसे अपनी बेटी बना के रख सकी। और तुम हो के हमसे नाराज होकर चली गई। कोई अपनी माँ से भी नाराज होकर जाता है? मुझे माफ नहीं करोगी बेटा? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर खुशी खुशी रहें। माँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हम सब लोग खुश रहें। बेटा, मैंने ना माता रानी से मन्नत मांगी थी कि सब ठीक हो जाए, और देखो मेरी प्यारी बहू आ गई। और भाभी, मैंने तो अपनी टैक्सी सर्विस की ओपनिंग भी डाल दी थी कि जब आप आओगे ना तो आप ही के हाथों से रिबन कटवाकर अपना काम शुरू करूंगा। माँ के हाथों के आलू मटर और भिंडी खाकर तो थक गया हूँ। आज आपके हाथों का पनीर मखनी हो जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, बना दूंगी। मैं अजमेर गई थी, वहां जाकर मैंने अपने टेस्ट करवा लिए हैं। अब आप भी अपने टेस्ट करवा लीजिए। अब मैं कोटा में जाके करवा लूंगा ना, मुझे सुबह जल्दी निकलना भी है। फिर से जाने की बात? पर आपने तो कहा था ना कि आप कुछ दिन और रुकेंगे। मैंने कहा ना मुझे जाना है, मैं कोटा में जाके करवा लूंगा। पर यहाँ पर कराने में क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब देवेन शारीरिक संबंध बनाने के काबिल ही नहीं है। इतना
इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। ये देखो, देवेन के नपुंसक होने का सबूत मिलने के बाद अब मैं और उसके साथ नहीं रह सकती। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। और पापा को इतना बड़ा धोखा। मैं तुम्हें एक वकील का नंबर देती हूँ, वो तुम्हें बताएगा कि कानून इस मामले में तुम्हारी कैसे मदद कर सकता है। लेकिन हाँ, तुम देवेन से इस बार साफ साफ बात करोगी। ठीक है, अब लेकिन तुम जब अजमेर जाओगी तो इस बारे में पापा जी से कुछ मत बोलना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। आज नहीं तो कल तुम्हारे पापा को सब पता चल जाएगा। मैं तो कहूंगी कि तुम अपने पापा को सब बता दो, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक्स। क्या हुआ माँ? सुरेन, अलमारी तुमने खोली थी? नहीं माँ, मैं तो अभी आरटीओ से आया हूँ। दिवेन की रिपोर्ट नहीं मिल रही। क्या? जयंती के हाथ तो नहीं लग गई? अब क्या होगा माँ? इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें उसे रोकना होगा। हेलो, देवेन, तुम इस हफ्ते घर आ रहे हो या मैं कोटा हूँ? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे नहीं, तुम मत आओ, और मैं भी नहीं आ सकता, अब बहुत बिजी हूँ यार। मैं रात में फोन करता हूँ, अभी ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ, पहले ही फोन काट दिया। सुरेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज रात मैं आपके साथ सोऊंगा। जो सुख भैया आपको नहीं दे पाए वो मैं आपको दूंगा। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? होश में तो हो? देखो, तुम यहाँ से इसी वक्त चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। भाभी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज चिल्लाओ मत। वो मैं आपको सारी खुशियां दूंगा जो भैया कभी नहीं दे पाए और ना ही दे सकते हैं। आओ, मैं भाभी से माँ बना दूं। मुझे चाटा मारती है, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। छोड़ो, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। बड़ी सती सावित्री बनती है। जो सुरेन कह रहा है वो ही कर। इसी में हमारे घर की भलाई है और तुम्हारी भी। मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी बेटी की सच्चाई सबको बताऊंगी, पुलिस को बताऊंगी। लाखों का दहेज लिया आपने। देखिए समधी जी, अब आपसे मदद मांगना अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करें, दिवेन ने जयंती को सरप्राइज देने के लिए घर खरीदा है कोटा में, और उसकी पेमेंट के लिए 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर आप इंतजाम कर दें तो फिर दिवेन और जयंती कोटा में साथ रह सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, क्या हुआ पापा, आप परेशान दिख रहे हैं? सरला जी को 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? अत्याचार की हर घटना बताती है कि सहने वाला कमजोर हुआ नहीं, कि अत्याचारी उसके सर पे सवार हो जाते हैं। अपने बेटे देवेन की शारीरिक कमी छुपाती रही राठौड़ फैमिली के लिए भी ये उनके आपराधिक मंसूबों का हौसला बढ़ाने वाला मामला साबित हुआ। जयंती और उसके पिता मिस्टर भारद्वाज की अच्छाई ने मानो उन्हें एक के बाद एक अपराध करने की हिम्मत दे दी थी। अजमेर में अपने पिता के घर से वापस ससुराल लौटी जयंती को अपने ससुराल वालों के आपराधिक इरादों का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब वो अपने नपुंसक पति और उसके परिवार के षड्यंत्र के भयंकर जाल में फंस चुकी थी।
तो अब देखना यह है कि क्या वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में सफल हो पाएगी। हेलो। नमस्कार समधिन जी। नमस्ते जी। जरा जयंती से बात कराइए। कहाँ है जयंती? जयंती तो कोटा गई है। अच्छा, उसका बाप बहुत पूछताछ कर रहा है। इससे पहले कि उसे शक हो जाए हमें कुछ करना होगा। जयंती अजमेर आई है क्या? उसके ससुराल वालों ने बताया था। दीदी यहाँ तो नहीं आई हैं, लेकिन पापा के पास उनका एसएमएस आया था कि वो जीजू के साथ रणथंभौर में हैं। भैया ये कैसे हो सकता है? देवेन तो इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीक ही जयंती ने मुझे उसके मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाए थे। राहुल क्या हुआ? पापा मुझे तुरंत भरतपुर जाना होगा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जयंती का भाई आया है। तू पिछले दरवाजे से निकल जा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। आओ। कैसे आना हुआ? माँ वो बस भरतपुर एक फ्रेंड से मिलने आया था, तो अच्छा। पापा ने थोड़ा सा सामान दे दिया। और राहुल कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे? मैं भी अच्छा हूँ। ये मिठाई। इसकी क्या जरूरत थी? ये साड़ी मैं दीदी के रूम में रख देता हूँ, वो आएंगी तो ले लेंगी। बिल्ली है, स्टोर रूम में चूहे पकड़ने के लिए सामान गिरा देती है। जाओ भाभी के रूम में फ्रेश हो जाओ। ये तो दीदी का फोन है, तो रणथंभौर से मैसेज कैसे आ सकता है? दीदी का फोन यहाँ है, तो वह रणथंभौर से कैसे मैसेज कर सकती? चुपचाप बता दो, कहाँ है मेरी दीदी? अपने नपुंसक भाई के साथ मिलकर तुमने मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को मैं। राहुल ये क्या बदतमीजी है? चुप! ये बदतमीजी है। और तुम्हारा दहेज मांगना वो सही है, वो भी उस नपुंसक बेटे के लिए। 21 लाख पहले लिए और 10 लाख और मांग रहे हो। सत्यानाश। जयंती के मायके वालों को सब पता चल गया है तेरी असलियत के बारे में। ये किस्सा आज रात को ही खत्म करना पड़ेगा। इसे किसी झील या नदी में जाके फेंक दो, सुबह तक इसे मगरमच्छ निकल जाएंगे। चुप। इससे पहले कोई इसे देख ले इसे फेंक आते। सर मैंने ही आपको फोन किया था। ओके, चेक करो इसे। सर ये तो जिंदा है। हॉस्पिटल ले चलो।
सर मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पे कैसे पहुंची, पर मुझे अपने ससुराल वापस नहीं जाना। प्लीज आप मुझे मेरे पापा के पास भेज दीजिए। देखिए आप डरिए मत, हमें पूरी बात साफ साफ बताइए। देवेन पति बनने के काबिल नहीं था, लेकिन लाखों रुपए दहेज के चक्कर में उन लोगों ने मेरे पापा से झूठ बोला। मैंने कई बार देवेन से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लोग सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। देवेन जब कोटा रहने लग गया तो मैंने उसे कई बार बोला कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसके बाद मेरी सास रोज मेरे ऊपर एक से एक नए नए अत्याचार करती थी मेरे ऊपर। उस दिन मेरे रूम में सुरेन आकर के जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। जब मैंने उसे मना किया तो उन लोगों ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। मेरा भाई आया था मुझसे मिलने, लेकिन उन लोगों ने उसे मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया और उसे मार दिया। आप लोग यहाँ? आपके दोनों बेटे कहाँ हैं? पर क्यों? आने चलेंगे तो सब पता चल जाएगा। अरेस्ट करो इन्हें। बताओ तो सही। अरे लेकिन किस इन्हें भी लेके चलो। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो। चलिए आप चलिए। बोल, जयंती और उसका भाई कहाँ है? बोल कहाँ है? तुम लोगों ने अपने घर की बहू को रास्ते में छोड़ दिया मरने के लिए। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम लोगों ने राहुल और जयंती के साथ क्या किया? जल्दी बता। सीधे तरीके से बोलते हो या मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं? जल्दी बता। साहब हम घबरा गए थे साहब कि जयंती और उसका भाई देवेन भैया के नामर्द होने की बात इसको बोल ना दे और हम दहेज के केस में ना फंस जाए, इसलिए साहब। लेकिन अब तुम दोनों मर्डर के केस में फंस गए हो। मारो दोनों को। बताती हूँ। हाँ तो बोलिए। मुझे कैसे बर्दाश्त होता कि कोई मेरे बेटे को नामर्द कहे। घर के बाद घर में रहे, इसलिए मैंने जयंती को सुरेन से बच्चा पैदा करने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। और फिर राहुल ने आके हमें धमकाया कि वो मेरे बेटे को बदनाम कर देगा और हमें जेल भिजवा देगा। तो आपने उसे मारने का प्लान बना लिया। वैसे कितना दहेज में लिया था आपने पैसे उनसे? 21 लाख। अब आपकी जेल में रोने की बारी है। अब साबित करना कोर्ट में अपनी बेगुनाही। आप जैसी औरतों ने माहौल खराब करके रखा है। पापा आप ऐसे मत रोइए, राहुल की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। देवेन और उसके लालची घर वाले आखिरकार सलाखों के पीछे जा रहे हैं। आप ऐसे दिल छोटा मत करिए। किसी का नपुंसक होना अपराध नहीं है, लेकिन नपुंसकता के मिथ में रोज सैकड़ों अपराध होते हैं। देवेन की शारीरिक कमी जानते हुए जयंती से उसका रिश्ता जोड़ना अगर अपराध था, तो दहेज का लालच उससे भी बड़ा अपराध। और इस कड़ी में वो एक के बाद एक गुनाह करते चले गए। राहुल का कत्ल और जयंती की हत्या की कोशिश के लिए देवेन, सुरेन और सल्ला जेल की सजा काट रहे। ऐसी या इस तरह की तमाम समस्याओं से जूझने वाले शादीशुदा रिश्ते तभी सामान्य हो पाएंगे जब अपनी शारीरिक कमजोरियों को छुपाने की बजाय उस पर बात की जाए, सही डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जाए। लेकिन सभी कोशिशों में नाकाम होने पर इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार करने की बजाय आवाज उठाइए, क्योंकि शारीरिक कमियों के आधार पर ऐसी कोई भी शादी आसानी से रद्द हो सकती है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।